अ, जी दिलीप। मेरी आवाज क्लियर है सुमित भाई? जी दिलीप भाई। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम दिलीप है। हाय दिलीप भाई। हाय दिलीप भाई। हाय हाय हाय। आ गए क्या विजय भाई? हाँ जी, हाँ ओ, हाँ हाँ। ओके। दोस्तों, आज असीम भगवान की कृपा है, आप सभी भाइयों का साथ है और एक का सुंदर मार्गदर्शन। यही कारण है कि मैं अभी तक शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो लॉकडाउन से लेकर यानी 5-6 साल से लेकर मैं 1 या 1.5 साल हो गया था, तब से मुझे इस ग्रुप में काफी स्ट्रेंथ दिया है, काफी होप दिया है और मेरा हौसला अफजाई भी बढ़ाया है। तो बड़े वो बुरे दिन थे लॉकडाउन के, पहला वेव आया, फिर दूसरा वेव आया और ये ग्रुप बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा था। नए नए शेयरर, नए नए सब्जेक्ट आते थे यहाँ पे और जो चीजें कभी इन जनरल मीटिंग में नहीं सुनता था, यहाँ पे मैं काफी कुछ सीखने के लिए और सुनने के लिए मैं हमेशा आता था। तो फिर से एक बार मैं पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मेरे अनुभव कथन करने के लिए आप लोगों ने मुझे, विशेष करके विशेष विजय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। और आज का विषय टॉपिक है आध्यात्मिकता के बगैर मेरी जो रिकवरी यानी सुधारना, वो अधूरी है। ऐसा क्यों बोला गया, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अभी तो मैं मीटिंग में आ रहा हूँ और मेरी तो एक दिन के आधार पर शराब बंद हो गई है। तो फिर मसला क्या है? ये आध्यात्मिकता, प्रेस्टेप, ट्रेडिशन, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, प्रॉमिसेस, ये सारी चीजें मुझे नहीं मालूम थी। मैं तो भैया केवल मुझे शराब से दूरी हासिल करना है और एक ठीक ठाक जिंदगी जीना है, यही मेरा आ, उद्देश्य था, अल्टीमेट पर्पस था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा मेरा अल्कोहलिज्म बताऊंगा, बहुत अच्छी मेरी परवरिश हुई पढ़ाई लिखाई में और ठीक ठाक परिवार था, 2 भाई 2 सिस्टर, सभी की शादियां हो चुकी थी, मैं अकेला बचा था। तो भाई ने मुझे मेरी पढ़ाई के लिए मदद किया और आगे के एजुकेशन के लिए मैं नागपुर आया। थोड़ा सा शुरू से धार्मिक था मैं एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रोग्राम में हमेशा रहता था मैं मैं चंद्रपुर जिले से चिमूर तालुका से फर्स्ट नंबर पे तालुका से आके स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। वो स्कॉलरशिप लेकर मैं आगे का मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन करने के लिए मुझे नागपुर भेजा गया था। तो मस्त अच्छा चल रहा था। 10वीं की छुट्टियां लगी कि 2 महीने में शिविर केंद्र में रहता था, फिर 12वीं की छुट्टियां, फिर आगे का जो मेरा एजुकेशन हुआ धूपकाली की छुट्टियां में अच्छे रिट्रीट सेंटर में बिताता था। 2003 में शादी हो गई और 2004 में मुझे भद्रावती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज ए कॉन्ट्रैक्टर करके मैं वहां गया। और जो मैं यहाँ सुनता हूँ कि मजे की खातिर शराब हाथ में आ गई, तो चालू हो गई। बड़े बड़े अधिकारी, उनके साथ में बियर में शुरू में हो गया पानी डाल के पीना। और ये सिलसिला जैसे जैसे मेरे काम बढ़ने लगे, फिर भद्रावती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फिर भंडारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फिर नागपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, WCL, ऐसे काम बढ़ते गए, वैसी मेरी शराब खोरी बढ़ते चालू हो गई। मैं वो कंट्रोलिंग ड्रिंकर नहीं रहा उस समय, जो यहाँ एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बताए जाते हैं कि ड्रिंकर के 4 उसके लेवल है। जैसे सोशल ड्रिंकर, उसके बाद में ओकेजनली ड्रिंकर, उसके बाद में कंट्रोलिंग ड्रिंकर, ये सारे पार्ट मेरे खत्म हो चुके थे और मैं बन गया था हैबिचुअल ड्रिंकर। यानी ऐसी डिपेंडेंसी तैयार हो गई थी कि भाई अभी अगर मुझे कोई टेंडर साइन करना है तो मुझे शराबी लगती थी, क्योंकि हाथ नहीं चलता था, पेन नीचे गिरती थी। कॉन्ट्रैक्टर लोगों को कोई खास काम होता नहीं है, 60-70 लोगों का स्टाफ मेरे पास में काम करता था, 1-2 मैनेजर रहते थे, सुपरवाइजर रहते थे। मुझे एक बार केवल टेंडर लेना है
और बाकी काम करने वाले दूसरे लोग। शराब पीकर मुझे साइन करना पड़ रहा है, कोई पेपर, कोई डील, कोई डॉक्यूमेंट्स, ये लेवल आ गई थी मेरी। लेकिन मैं अपने आप को मान ही नहीं रहा था कि मैं शराबी हूँ। प्रयास शराब बंद करने के काफी हो चुके थे। घर के लोगों ने भी जद्दोजहद किया, बहुत कुछ जद्दोजहद किया, और आखिर का ऐसा पड़ाव आ गया कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट के लॉकअप में डाल दिया। यानी मेरे घर के लोगों को लगा कि ये आदमी के नेचर में, बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में, एटीट्यूड में बदलाव आ गया है, ये पागल के समान कर रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो अभी इसका कोई खरा नहीं। मुझे 2-3 बाबा के पास में लेके गया, वहां पे अंगारा निकाला गया, उमरेड में लेके गए थे, और इधर भी 1-2 जगह लेके गए थे, पर वहां कुछ जमा नहीं मेरा। फिर नागपुर में आस्था हॉस्पिटल है, अच्छा साइकेट्रिस्ट का वो हॉस्पिटल है, वहां मुझे कुछ दिन के लिए रखा, और मेरे हाथ और पैर बांध के मुझे इलेक्ट्रिकल के शॉक दिए। वो वहां से जब कुछ दिन के बाद में मेरी छुट्टी हो गई, मुझे रिलीज किया गया, तो डॉक्टर ने बोल दिया था मुझे, साइकेट्रिस्ट ने, डॉक्टर पवन ने, बोले अभी तुम जा तो रहे हो, बोले लेकिन शराब पियोगे तो मर जाओगे, बोले क्योंकि बोले पूरी दिमाग के अंदर में घुस गई, बोले तुम्हारी शराब। जितना हमसे बन सका डॉक्टर इलाज हमने कर लिए, बोले पर अभी तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे। घर में आया, उसके बाद में भी मेरी शराब चालू हो गई। फिर 100 दिन में सेंटर में रहा, व्यसन मुक्ति केंद्र रिहाब सेंटर में। वहां पे भी मुझे हिदायत दिया गया था कि भाई अल्कोहलिक साइंस की मीटिंग है, तुम वहां जाओ। वहां पे भी कुछ दिन, महीना 1.5 महीना ठहरा मैं, फिर वो घमंडा चालू हो गया, फिर काम धंधे चालू हो गए, फिर जम के मेरी रिलैप्स ऐसी हो गई कि आखिर का पड़ाव ऐसा था कि मेरे वजह से मेरे मिसेस ने जहर पी लिया था। जहर पीने के बाद में भी मैं सुधरा नहीं। वो एक 6वीं क्लास में लड़की थी और एक 3री क्लास में लड़का था। मुझे इसका मलाल नहीं कि भाई इसको कुछ कम ज्यादा होता है तो बच्चे रास्ते पे आएंगे, रोड पे आएंगे, यतीम होंगे, भीख मांगेंगे, इसका मुझे किसी प्रकार का मलाल नहीं, किसी प्रकार का दर्द नहीं और किसी प्रकार की पीड़ा नहीं। और जिस हॉस्पिटल में मेरी मिसेस को एडमिट किया था, मेरा भाई सामने में रहता था, बोले तेरे शराबखोरी के चक्कर में, बोले तेरे मिसेस ने, बोले पाइजन पी लिया, बोले तू हॉस्पिटल में आ जा। मैं हॉस्पिटल में गया, लेकिन मैंने डिक्की से फिर से शराब निकाला, पहले पीछे था मैं, और शराब निकाला, टकना निकाला, ग्लास निकाला, और वही मैं ब्लैकआउट हाउस में चला गया, बेहोशी में चला गया, गिरा रहा। दूसरे दिन जब उठा मैं, मेरी अवस्था बहुत बुरी थी, मेरे कपड़े वगैरह पूरे गंदे मैले हो गए थे, नाली में गिरा था मैं। रिसेप्शनिस्ट को पूछा मैंने हॉस्पिटल में, मतलब फलानी फलानी व्यक्ति है क्या यहाँ पे? बोले तुम्हारे समान 3rd क्लास इंसान नहीं है, बोले वो, बोले जिंदगी और मौत से फाइट कर रहे थे, बोले उसके मुंह से झाग आ रहे थे, बोले तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे पास में आए थे, बोले कि मम्मी के मुंह से झाग निकल रहा है, फेस निकल रहा है, फिर भी तुम आए नहीं। किस प्रकार के इंसान हो, बोले बहुत ही 3rd क्लास इंसान हो, बोले तुम। दोस्तों मैं बैरंग वापस हो गया। उसकी माँ आई थी, डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया था कि उसका रिकवरी हो गया था, मतलब पाइजन निकल गया था। फिर से मेरी हाथ में दारू आ गई, पर मैं वो पश्चाताप नहीं किया, कोई पश्चाताप नहीं तो मैंने गलत काम किया, कोई पश्चाताप नहीं हुआ। फिर और आखिरी का दूसरा पड़ाव आ गया। फिर रात में उसके कपड़े काट डाला मैंने, जो महंगे महंगे ड्रेस और साड़ियाँ थी वो पूरे काट डाला, और मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट था वो उसके गले को चिपका दिया। उसी रात को मेरी औरत 11-11:30 बजे, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, 6वीं क्लास में लड़की, 5वीं क्लास में लड़की, और 3री या 4थी क्लास में लड़का, दोनों को निकल के लेके रात को बैरंग निकल गई। मैं किस प्रकार की मानसिकता का मेरी बन गई थी शराब में, मुझे इसका मलाल नहीं है। मतलब इतना बेशर्म हो गया था मैं कि वो जवान औरत, 30 साल की औरत, देखने में ठीक ठाक, रात को 11-11:30-12 बजे रिक्शे वाले, ऑटो वाले उसके साथ में क्या व्यवहार करेंगे। ये किस टाइप की दारू है यार भाई? इसके लिए दारू थोड़ी पिया था कि मेरा परिवार टूटेगा, मेरी औरत चली जाएंगी, मेरे पूरे काम धंधे चले गए थे। मेरे 18-19 लाख रुपए रेलवे ने फोरफिट कर दिया था, बावजूद भी नहीं मांग रहा हूँ, नहीं मान रहा हूँ। और ये साइकिल आगे चलती रही, वो निकल गए।
और मेरा मकान था ब्लॉक फैक्ट्री के सामने नागपुर में वाड़ी में, वो मकान स्क्रैप में चला गया, सस्ते में चला गया। और फिर मैं भाई के इधर में गया, मेरे 2 भाई है नागपुर में। वो एक भाई बोलता है कि यार बोले पागल इंसान की जरूरत नहीं, बोले मेरे घर में पढ़ने वाले लड़के हैं, बोले दोनों इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, तू यहाँ नहीं रह सकता। बहन के घर में गया, मेरे जावाई बोलते मेरे घर में भी दोनों बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो सबसे बड़ा भाई है नागपुर में, वो बोले फुटपाथ पे सो सकता है मेरे घर के सामने, लेकिन अंदर नहीं आने दूंगा। दोस्तों मैं उस दिन फुटपाथ पे निकाला, अपने हिस्से में जितने भी कपड़े थे मिसेस से लेके गई थी, और मैंने सारा मटेरियल बेच दिया था। मेरे हिस्से में नीचे में डालने के कपड़े थे और ओढ़ने के कपड़े थे। मैं रोड पे सोने लगा, कुत्ते भी सोते थे अगल बगल में मेरे। उसने देखा कि साला इसको तो भगाना है, इसको मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने शराबखोरी में बड़े भाई को मार दिया था, सबसे बड़ा भाई। तो इसको मार नहीं सकते थे, इसको भगाना है तो कैसे भगाना। उसने बड़ा प्लानिंग किया। उसको मालूम था कि ये दिन भर शराबखोरी में रहता है, रात को 12-1 बजे आता है, सोता है थोड़ा बहुत, सोदा भी क्या है, वो ब्लैकआउट स्टेज में रहता हूँ मैं 2-3 घंटे, और फिर मैं 3 बजे 3:30 बजे पैटिया निकलता था, जो समय लोगों का सोने का रहता है नेचुरल। एक दिन उसके दिमाग में है कि इसको यहाँ फुटपाथ में भी नहीं रहना चाहिए आदमी। खाना तो बंद था, लैट्रिन बाथरूम तो लाख लगते थे। वो मेरे बड़े भाई ने मेरे ओढ़ने के और नीचे डालने के कपड़े जला दिया। मतलब वो ठंडी के दिन थे, अब वो कपड़े नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ सोऊंगा। दोस्तों मैं देखा तो 1-2 लोगों को पूछा, मैं बोला यार मेरे कपड़े थे, बोला वो क्या है, बोले जला दिया, बोले तुम्हारे भाई ने। फिर मैं घाटों में गया रहने के लिए, बर्निंग घाटों में। वहां पे 5 महीने से ज्यादा समय मैंने निकाला, नहाना नहीं, ब्रश नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल नहीं, ऐसी बहुत ही बेकार अवस्था में था मैं। फिर आखिरी का ऐसा एक पैसा पड़ा हुआ गया कि अभी साला सब कुछ तो तबाह हो गया है, मिट गया है, काम धंधे चले गए, समाज में रत्ती भर इज्जत नहीं है, परिवार चला गया है। औरत ने बोल दिया है कि कसाई आदमी के पास में मुझे रहना नहीं है। कपड़े डाला था, काटा था मैंने, इसलिए उसने कसाई बोल दिया था। यानी पूरी कंप्लीट स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, पूरी तरह मैं नेस्त नाबूद हो गया था, खत्म हो चुका था। ऐसे सूरत में घाटों में रहने लगा। फिर वहाँ कोई बंदिश नहीं थी, कोई बोलने वाला नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड को बोला था मेरे पास में यार रहने की जगह नहीं, मैं बोला इधर ही सोते रहूंगा। बोले खाना वाना वो छोड़ दे, नहाना नहीं, खाना नहीं। बहुत ही एक क्रुशियल जंक्चर मेरी जिंदगी का। दोस्तों आखिर में फिर ऐसा लगा कि अभी सब कुछ तबाह हो गया है, मिट गया हूँ मैं, सब जल गया है, अभी जिंदा रह के भी करना क्या है। पूरा पागलपन मेरे अंदर में सवार। कोई मुझे मदद नहीं कर रहा, ना बहन कर रही, ना भाई कर रहा है। उन्होंने शुरू में बहुत मदद किया मेरी, कोई मदद नहीं कर रहा, ना सास कर रही, ना ससुरे कर रहे, कुछ नहीं। बस अभी वो यही सोच रहे थे कि ये कब मरता कब मरता। सब लोगों ने मेरी तरफ से ध्यान निकाल दिया। फिर मेरे अंदर में सुसाइड के थाट आने लगे कि यार अभी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो करना क्या है अभी। सुसाइड इतने हिस्से में बढ़ गया मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। ये जिंदगी मेरी बन गई थी। चारों तरफ देखता हूँ तो घना कोहरा अंधेरा है। शराब छूटेंगी, फिर से अच्छा आदमी बनूंगा, परिवार आएगा, फिर से काम धंधे आएंगे, इसका रत्ती भर भी विश्वास नहीं। अब बस सुसाइड करना, ये विचार लेकर मैं मेरे भाई के घर में आया। वो तारीख थी 20 जनवरी, और यही नागपुर का मदर ग्रुप का 2 दिन का रिट्रीट, 20 जनवरी 2017 और 21 जनवरी 2017। एक मेंबर, मैं मेरे भाई ने से मुझे भगा दिया, एक मेंबर मिला, वो 1 साल का सोबर था। वो मुझे जानता था कि मेरा लेवल क्या है, मेरा स्टेटस क्या है। उसने देखा था, वो मेरे 10-15 दिन साल कॉन्ट्रैक्टरशिप की एक ही बस्ती में रहते थे। वो मुझे बोलता है कि भैया दारू वगैरह छोड़ना है क्या। मतलब बकवास मत कर साले, सब कुछ कर लिया मैंने, हवा बवा गंडा ताबीज, उसके बाद में नामी डॉक्टर, उसके बाद में साइकेट्रिस्ट, उसके बाद में रिहाब सेंटर। अब भैया कहाँ अभी दारू छूटने वाली है, खत्म है पूरी कहानी।
अब कहाँ जाओगे बोले, बोला घाट में, सुसाइड करने के लिए आया था। वो मेंबर मुझे बोलता है, बोले पायनियर ग्रुप नागपुर का मदर ग्रुप आज और 2 दिन रिट्रीट है, वहाँ पे 250 या 200 रुपए फीस है। मैं बोला मेरे पास में तो कुछ भी रुपया नहीं है, 4-5 महीने से, मैं कहाँ से पैसे दूंगा। बोले तू चल। दोस्तों में उसके साथ में आया, लोग बड़े चमक धमक में, अच्छे कपड़े में, एक खुशनुमा जिंदगी उनके चेहरे पे तेज देखता था मैं। बड़े कपड़े प्रेस कर किए हुए, नहा के धो के, मैं कितने महीने से नहाया नहीं था, मेरे को मालूम। दोस्तों पहले दिन मुझे कुछ भी नहीं समझा, कौन चेयरमैन है, कौन क्या शेयरिंग कर रहा है, क्या सब्जेक्ट है, मुझे नहीं मालूम। रात भर नींद नहीं लगी, खाना नहीं हुआ, पूरा बॉडी कपकपा रही थी, बॉडी से कंपन वाइब्रेशंस, और पूरे बॉडी से पानी निकल रहा था। पहला दिन, दूसरा दिन निकला, लोग चाव से मस्त 3-3:30 बजे मटन खा रहे हैं, मेरे निवाले बाहर निकल रहे हैं, एंड वोमिट हो रही है मुझे। क्योंकि इतने सालों की जो शराब थी, 15-16 साल शराब, और वो भी ऐसी शराब थी कि वो शाम और दोपहर का मामला नहीं था, मैं 3 बजे पैटिया पीता था, सारी तबाही। दोस्तों दूसरा दिन निकला, लोग जाने लगे, 4, 4:30, 5 बज गए थे। एक 2 मेंबर आए मेरे पास में, बोले यार तुम घर में क्यों नहीं जा रहे, बोले सब तो लोग चले गए, बोले तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैं बोला यार मेरे पास में तो घर है ही नहीं, रिश्तेदार उन्होंने मना कर लिया है, वो आने नहीं दे रहे। तो बोले फिर अब क्या जाओगे, मतलब घाट में वहीं पे हो क्या, बोला हाँ। चलो बोले मेरे घर में टेरिस खाली है। अल्कोहलिक सेंसिटिव मेंबर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सभी मेंबर। दोस्तों उसने मुझे बोले तेरी मर्जी है, तब तक रहे। मैं 3-4 दिन निकाला, ऊपर से ऊपर रहता था टेरिस में, बहुत ठंडी थी, और फिर वो जनवरी महीना बहुत ही खतरनाक ठंडी। वो भैया ने मेरे को ओढ़ने के लिए और नीचे डालने के लिए ब्लैंकेट वगैरह दिया था। उसके बगल में एक दोस्त रहता था मेरा, वो भी कॉन्ट्रैक्टर था। उसने देखा मेरी अवस्था है, बोले दिलीप भाई तू इधर क्या कर रहा है, बोले 3-4 दिन से देख रहा हूँ तेरे को, सुबह निकलता बोले 6 बजे और रात में आता बोले 10 बजे। भैया बोला सब कुछ तबाह हो गया है। अरे फिर ऊपर क्यों रहता, बोले ये मेरी बगल में रूम खाली है, बोले आजा। बोले तो 10x10 का रूम मिला, पंखा नहीं, कूलर नहीं, पानी के वांदे, खाने के वांदे, बहुत बेकार अवस्था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे मीटिंग चालू हो गई, और आप लोगों ने बता दिया कि भाई 90 दिन 90 मीटिंग। 90 दिन में 90 मीटिंग नहीं हुई मेरी। नागपुर में बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है, सुबह दोपहर शाम, सुबह मीटिंग चालू, दोपहर में और शाम को भी, तीनों मीटिंग चालू हो गई। 2-3 महीने के अंदर में 250 के ऊपर मीटिंग हो गई। मेरा पागलपन धीरे धीरे कम हो गया, मेरा शराब का कोरा कम हो गया, और कॉम्प्रोमाइज करना कम कर दिया मीटिंग में। क्योंकि शराब के लिए मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो मैं बोला मीटिंग के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। क्योंकि थोड़ा बहुत लिटरेचर देते थे, कुछ ओल्ड टाइमर वो पढ़ता था, वहां लिखा था कि कॉम्प्रोमाइज इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। अल्कोहलिक सेंस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ या खिलवाड़ करता हूँ तो मैं दुश्मनी ले रहा हूँ। अब ये आध्यात्मिकता मालूम नहीं, पता ही नहीं। 3 महीने हो गए, उसके बाद में यही अगस्त महीने में, जो अभी गया अगस्त महीना, 3 महीने में मैंने स्पॉन्सर ले लिया था, और अगस्त 10 को मेरा एनिवर्सरी था। मेरी मिसेस मिलने आई मुझे, उसको मालूम पड़ गया था कि आदमी की शराब बंद हो रही है, बच्चे के माध्यम से मैसेज गया, और वो जहां मैं मीटिंग करता था वहां मिलने आई। तो वहां के चेयरमैन को उन्होंने पूछा, मेरी मिसेस ने, क्या बोले मैं अभी इनके साथ में पैचअप कर सकती हूँ, क्या मैं इनके साथ में अभी रह सकती हूँ परिवार के साथ में, क्या बोले अभी इनकी दारू परमानेंट बंद हो गई। तो वो चेयरमैन ने बता दिया कि बोले परमानेंट बंद दारू नहीं हुई है, मेरी भी नहीं हुई है, मुझे भी 30 साल से ज्यादा हुए, लेकिन बोले दिलीप आज मीटिंग में है, और फेलोशिप में तो आज की गारंटी है, कल की नहीं। मेरे मिसेस को क्या मालूम 1 डे एट अ टाइम क्या है। मेरा पैचअप नहीं हुआ दोस्तों। उसका कारण ये था, धीरे धीरे मैं लिटरेचर पढ़ने लगा, मेरे लड़कियों के माध्यम से मेरे एटीट्यूड, मेरा लहजा, मेरे विचार, मेरी वागणूक, मेरा घमंड कम नहीं हुआ था। तो लिटरेचर में
हमारा एक ग्रेफाइन लिटरेचर है, वहां पढ़ा मैंने कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के बैठा हूं। और उसका था टाइटल ड्राय सोबर, सुखा शराबी, कोरडा मद्यपी मराठी में। दोस्तों यहाँ पे मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मेरे स्पॉन्सर ने भी बोला कि भाई दिलीप बोले तो केवल शराब से दूर है बोले, लेकिन खुन्नस, घमंड, अहंकार, उपकाराची भाषा, उपकार की लेवल जैसी की वैसी है। तुम्हारे बच्चे के माध्यम से मैसेज जा रहा बोले, इसलिए तुम्हारा पैचअप नहीं हुआ। फिर मसलन करना क्या है? तो दिलीप बोले अभी स्टेप वर्क करना चालू कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा कदम, फिर चौथे कदम में मेरा आईना दिखा, और आईना दिखने के बाद में मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर सामने आ गए। धीरे धीरे बीमारी समझा। इसमें बताया गया कि भाई मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी और नैतिकता का पतन, स्पिरिचुअल, ये आ गया शब्द आध्यात्मिकता का। तो मामला आध्यात्मिकता यानी क्या है? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने आप लोगों ने बताया कि भैया आत्मा का अध्ययन, आत्मज्ञान भी बोल सकते हैं, आत्मा का अध्ययन बताया, या तो हायर पावर के साथ सेंस का कनेक्शन भी बोला जाता है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो टर्मिनोलॉजी है, यानी उसने जो डिफाइन किया है, बड़ा सुंदर डिफाइन किया है। आत्मा का अध्ययन यानी आत्मज्ञान, यानी डायरेक्ट ईश्वर से स्वयं की खोज, डायरेक्ट खोज का मामला है। और अध्यात्म किसी का माइक चालू है भैया? तो अध्यात्म जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया, मैंने पहले कुछ किताबें पढ़ा था, लेकिन उसमें अध्यात्म के बारे में अलग अलग था। लेकिन ये जो परिभाषा थी, ये जो डिफाइन किया गया कि भाई आत्मज्ञान या आत्मा का चिंतन, अध्ययन, ठीक है। अध्यात्म एक ऐसी अनोखी आंतरिक यात्रा है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये केवल रियलाइज करने की एक यात्रा है। अध्यात्म अनोखी आंतरिक यात्रा है जिसको मैं शब्दों में बयान करना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसको रियलाइज किया जा सकता है। इसलिए बिल साहब ने भी बोला है, बिग बुक में लिखा है, ए स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिक का ये कोई कल्पना, सिद्धांत, थ्योरी, कायदा, कानून, टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। बिल साहब बोलते हैं कि इसको, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम को जीना पड़ेगा। फिर आध्यात्मिकता आएंगी कहाँ से, ये भी सवाल है। तो एक थोड़ी मेरी और क्यूरियोसिटी बढ़ गई इस सब्जेक्ट के प्रति, ये अध्यात्म होता क्या है यार, ये क्या रियलाइज करने की बात कर रहा है। तो पढ़ने लगा थोड़ा बहुत, आप लोगों से सुनने लगा इस विषय पर। अध्यात्म एक ऐसी व्यक्ति की आंतरिक यात्रा है जिसमें मैं अपने आप को, अपने जीवन और अपने अस्तित्व के एक गहराई को समझने की कोशिश करता हूँ। यह एक व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव है जिसमें मैं अपने बारे में, अपने उद्देश्यों, मूल्यों और जीवन के अर्थों को खोजने का एक प्रयास है। ये आप लोगों से सुना मैंने, मैं लिख के रखता था, मेरे को ये थोड़ी सी आदत है मैं कुछ नई चीज आ गई तो मेरे पास में डायरी रहती है, मैं कुछ ना कुछ जो अच्छे पॉइंट आ गए, जो भी शेयर ने शेयर किया, वो ये नहीं देखता कि वो कितना ओल्ड टाइमर है, कितने साल हो गए। वो 1 साल वाला, 2 साल वाला भी मुझे एक नई लेसन देके चला जाता है, बशर्ते मुझे गहराई से सुनना पड़ेगा। अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले का डेली रिफ्लेक्शन है, गहराई से सुनना। बात ये मैटर नहीं करती है कि उसको कितने साल हो गए। 6 महीने का न्यूकमर भी मुझे एक नई सीख दे सकता है, नया लेसन दे सकता है, बशर्ते मुझे गहराई से सुनना पड़ेगा। तो फिर आध्यात्म में क्या क्या शामिल हो सकता है, मैं लिखते लगता था। जैसे आत्मविकास की बात होती है, यहाँ पे अपने आप को बेहतर बनाने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना, ये लिख के रखा मैंने। बाद में ध्यान और प्रार्थना की बात होती है। ध्यान और प्रार्थना जैसे प्रथाएं
जो व्यक्ति को अपने आंतरिक मेरे स्वयं से जुड़ने में मदद करती है। और ये भी मैंने लिख के रखा कि जीवन का जो अर्थ था, जीवन के उद्देश्य और अर्थों को समझने के मैं कोशिश करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट और दो चीजें कि नैतिकता और मूल्य। ये जीवन में नैतिक मूल्य है, मैं उसको अपनाने का प्रयास करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरी जो आंतरिक शांति है, अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मैं प्रयास कर सकता हूँ। क्योंकि अध्यात्म ये कोई सांस्कृतिक अनुभव नहीं है, एक आध्यात्मिक अनुभव ऐसा है कि हर एक व्यक्ति का भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे मैं, अब मसला ये है कि आध्यात्मिकता को पाने के लिए मुझे करना क्या है, क्योंकि ये हायर पावर का साथ सेंस का कनेक्शन है मेरा, ये भी बोला जाता है, उच्च शक्ति। क्योंकि जब 6 कदम लिखे गए थे दिल साहब ने, और कुछ लोगों को दारू से दूरी के लिए मीटिंगें लेते थे, तो एक जन ने सवाल किया, यहाँ बहुत सारे लिटरेचर पढ़ने वाले लोग हैं, उनको पता है। एक जन ने पूछा कि बार बार भगवान ईश्वर ये क्या है? क्या भगवान के बगैर मेरी दारू नहीं छूट सकती क्या? ये बिल साहब को किया गया। तो बिल साहब अचंभित हो गए कि आदमी ने ऐसा बोला ही क्यों। क्योंकि पहले शुरू में जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जहां से आई थी, वहां पे सब क्रिश्चियन लोग थे और जीसस क्राइस्ट को ही अपना भगवान मानते थे। फिर ये आदमी ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि भाई भगवान के बगैर मेरी दारू नहीं छूट सकती क्या? तो उसके बाद में फिर दूसरा कदम, और उसके बाद में 12 कदम आ गए, हायर पावर का कंसेप्ट, उच्च शक्ति। तो ये जब कहानी में पढ़ा, फिर मसलन ये था कि भाई अभी आध्यात्मिकता को कैसे अचीव करना, गेन करना, ये तो मेरे को मालूम ही नहीं। क्योंकि ये तो आंतरिक यात्रा बोला गया, आप लोगों ने बताया कि भैया ये एक आंतरिक यात्रा है और इसको केवल रियलाइज किया जा सकता है, शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। क्योंकि आध्यात्मिकता का, जैसे ईमानदारी का, कोई कलर नहीं, क्रीड नहीं, उसका मेजरमेंट नहीं, कोई मापतोल नहीं उसका, ईमानदारी का। अल्कोहलिक साइंस ने बोला है ईमानदारी की एक ही शर्त है। वो शर्त क्या बताया अल्कोहलिक साइंस में? खुद के प्रति ईमानदारी। हमारा जो मेडल है, आज से जो नया है उसमें नहीं है, अभी 3-4 साल से पहले आता था, वहां लिखा रहता था तो थाइन वन सेल बी ट्रू। तो थाइन वन सेल बी ट्रू का मतलब खुद के प्रति ईमानदारी, दूसरे के प्रति नहीं। क्योंकि मैं ईमानदार था ही नहीं ना। बच्चे के सर पे हाथ, औरत के सर पे हाथ, भगवान के सर पे हाथ, खत्म खा रहा हूँ रात में, सुबह तोड़ रहा हूँ। तो अल्कोहलिक एनोनिमस की शर्त है खुद के प्रति ईमानदारी। फिर यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। और ये जो आध्यात्मिकता है ना, एका भाषा में, एक लैंग्वेज में, अगर एक सेंटेंस में बताना है तो मैं बोल सकता हूँ आध्यात्मिकता के बारे में, जो आप लोगों से सुनता हूँ, तो मेरे अंदर में जो अकुशल कर्म है, इसको पहले, मेरे अंदर में अकुशल कर्म है, उसको पहले कोड़े मारना मतलब जूते मारना, यानी घमंड को तोड़ना। फिर मेरे अंदर में कुशल कर्म आएंगे, जिसके लिए मुझे 12 प्रिंसिपल दिए हैं, 12 तत्व दिए हैं। 12 तत्वों का अगर मैं पालन करता हूँ तो आध्यात्मिक सुधारना का प्रयास कर सकता हूँ। प्रयास बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन का मसला है। ये मसला रियलाइजेशन का है। ये राइटिंग में या लिखित में या शब्दों में कहना उसको बहुत कठिन है। क्योंकि मैंने पहले बोला, जैसे ईमानदारी का कोई कलर नहीं है, कोई मापतोल नहीं, कोई उसका मेजरमेंट नहीं है, वैसा ही आध्यात्मिकता के बारे में बिल साहब ने बिग बुक में पूरा क्लियर लिख दिया है कि आध्यात्मिकता कोई थ्योरी नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता कोई टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कायदे नहीं है,
तो जीना पड़ेगा मुझे, इस प्रोग्राम को जीना पड़ेगा। अब मसला ये आता है कि भाई जीना कैसा है, तो मेरे अंदर में दुनिया भर के डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, तो उसको मेरे को पहले स्पॉन्सर लेके चर्चा करके मुझे उनके साथ में अपनी गलतियों को कन्फेशन करना पड़ेगा। जैसा पहला कदम अगर मैं लेता हूँ, मैंने लिया एक पहला कदम, तो पहले कदम में मैं पावरलेस हूँ, मैंने मान लिया हूँ, तब तो आज मेरी दारू बंद है। 7.25 साल से मेरी दारू बंद है, ये पहला कदम हो गया। दूसरा कदम मुझे विश्वास देता है। तीसरा कदम मुझे मेरा मन और मेरा जीवन, मुझे डिसीजन लेना पड़ता है। चौथा कदम मेरी चेकलिस्ट बनती है, या मैं इसको इन्वेंट्री बोल सकता हूँ। फिर पांचवा कदम आता है मेरा ईमानदारी का, क्योंकि मुझे वहां पे कन्फेशन करना है। चौथे कदम में मुझे दिख गया है आईना। मैंने जब चौथे कदम की चेकलिस्ट बनाया और इन्वेंट्री लिया, तो मेरे 4 स्वभाव दोष दिखे मेरे को। पहला खुन्नस, दूसरा डर, तीसरा लस्ट, और चौथा हार्म, मतलब लोगों को दुखाया मैंने। तो अभी तो सवाल ये है कि भैया 4 चीजों का आईना दिख गया मुझे, अब ये मेरे हिस्से में आ गए। अब मुझे इन्वेंट्री या चेकलिस्ट बनाना है, तो मेरे हिस्से में ये जो 4 चीजें आई है, क्योंकि मैं इन चीजों की वजह से शराबी बना, और ऐसा नॉर्मल शराबी नहीं बना। मैंने भी मेरी शॉर्टकट में तो स्टोरी भी बताया कि कितना जानमाल का नुकसान किया मैंने, कितना जानमाल का नुकसान किया मैंने, तो जिसकी कोई हद नहीं, शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। तो यहाँ तक बोलता हूँ कि मेरी जो जानमाल की अवस्था हो गई, जो तबाही और बर्बादी हो गई थी, मैं तो नॉट समझ डेथ, मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक अच्छे खासे मकान से रोड पे आ गया था मैं, हाथ में कटोरा नहीं था, केवल भीख मांग रहा था। ये अवस्था शराब ने करने के बाद में भी मैं अपने आप को मान नहीं रहा था। इसका मतलब ये था, मैं भावनिक अस्थिर नहीं था। अगर मैं भावनिक अस्थिर था रहता तो इतनी मेरी, अभी भैया ने बहुत सारा पहली जो शेयरिंग हुई उसमें बहुत कुछ आध्यात्मिकता के बारे में बताया। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली, लाइफ कैलेमिटीज, मेरी जिंदगी की आपाधापी। लाइफ कैलेमिटीज यानी जिंदगी की आपाधापी, यानी आध्यात्मिक शून्यता हो गई थी मेरी। लाइफ कैलेमिटीज, आध्यात्मिक शून्य हो गया था मैं। तो अच्छे गुण कैसे आएंगे मेरे अंदर में, आए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक टेंडेंसी के 12 कदम में है। बस मुझे स्पॉन्सर के माध्यम से इस प्रोग्राम को जीना पड़ेगा। तो मेरे अंदर में दुनिया भर के डिफेक्ट है। मैंने जब चेकलिस्ट बनाया, मेरी इन्वेंट्री लिया, सबसे पहले आ गया वहां पे खुन्नस है, लालच है, आलस है, गुस्सा है, डर है, हिन, मैं खुद को हिन मानता हूँ, दूसरों को भी हिन मानता हूँ मैं। तो ये मैंने सोचा कि साली मेरी काबिलियत खत्म हो गई अभी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ओवर वैल्यू देता था, बहुत ज्यादा अहम। तो चौथे कदम में मेरा आईना जब मुझे दिखा, यानी ब्रेन स्कैनिंग हो गया, और ब्रेन स्कैनिंग हो गए के बाद में एक्सरा निकल गया मेरा, और ये मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर सामने आ गए। जैसा कि मैंने बताया कि आलस है, लालच है, घमंड है, गुस्सा है, डर है, लस्ट है, उन्नस है, ये सारे के सारे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर सामने आए। और फिर मेरा प्रभाव क्या दुनिया के सामने। शुरू में तो बड़ा प्रभावशाली आदमी था मैं, लेकिन जैसे शराब हाथ में आ गई तो मुझे कोई गिन नहीं रहा है। लोग मेरे से भाग रहे हैं, अरे यार ये आदमी दिख रहा है यहाँ से 25 फुट पे, साला पैसे मांगेगा। ये चीजें मेरे अंदर में आना चालू हो गई। अब मसला ये भी था कि यार स्पॉन्सर के सामने इन्वेंट्री और चेकलिस्ट का मामला 5वां कदम, अभी तो ये तो कन्फेशन का मामला आ गया। कन्फेशन का मामला आ गया क्योंकि मैं आपसे सुनता था कि 12 कदम की अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो एक आध्यात्मिक हमारे को जो प्रिंसिपल दिए है, 12 तत्व, 12 प्रिंसिपल, ये मुझे आध्यात्मिकता के रास्ते पर लेके जा सकते हैं। इसलिए मजबूरी से ही, वो हमारे 12/12 में लिखा है एडिशन नंबर 9 में, कि मजबूरी से ही अगर मैं 12 कदम की अवहेलना करता हूँ तो मैंने मेरा मौत का फतवा जारी कर दिया। मौत का फतवा है ना, मौत का वारंट। इतनी बड़ी बात बोला गया। मैंने कल ही एक जगह शेयरिंग सुना
कि लोग इतने सारे कैरिंग द मैसेज किया है, वर्क में आ रहे हैं, लेकिन टिक क्यों नहीं रहे हैं। तो अभी जो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था बिल साहब का, जो मीटिंग में उन्होंने जो मीटिंग चालू किया था, तो उस समय 70% लोग आते थे, आज 5% क्यों है। ये भी मैंने आज की मीटिंग में सुना, एक फिजिकल मीटिंग में ओल्ड टाइमर ने बताया कि भाई वो 70% लोग कहाँ गए, आज केवल 5% है। आज 45 साल हो गए हमारे पायनियर मदर ग्रुप को। 2,500 के ऊपर में 70 से 72 ग्रुप है नागपुर में, 2,500 से ऊपर मेंबर सोबर नहीं है। फिर आज नागपुर में 40 लाख पॉपुलेशन है। 45 साल के अंदर में दुनिया भर के कैरिंग में मैसेज पीआई वर्क हो गए, नेशनल कन्वेंशन, मिनी कन्वेंशन, वर्कशॉप। अगर मैं 40 लाख का 10% भी अल्कोहलिक लोगों को पकड़ता हूँ नागपुर में, तो 40 लाख का 10% 4 लाख होता है अल्कोहलिक। ये 45 साल में 4 लाख लोगों को मैसेज गया है। तो 4 लाख लोगों को मैसेज जाने के बाद में नागपुर में 2,500, 2,200, 2,300 मेंबर केवल सोबर है, बाकी गए कहाँ। तो मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहले कदम में मेरा घमंड को तोड़ दिया। पूरे 12 के 12 कदम हमारे कदम को, अपना मेरे घमंड को तोड़ने का है, पूरे 12 के 12 कदम, क्योंकि ईगो डिप्लेशन बोला गया है। मैं 12 कदम जब करता हूँ, स्पेशली चौथी और 5वीं इन्वेंट्री बड़ी खतरनाक है, मैंने किया हूँ, क्योंकि 5वें कदम में मुझे मेरी नालायकी बताना है स्पॉन्सर को कि मैं कितना बेईमान हूँ और कितना चालबाज हूँ। तो अपनी बदनामी कौन करेगा, सवाल ये भी आता है। क्या मैं अपनी बदनामी करने के लिए अपने स्पॉन्सर के सामने मैं मेरा सीक्रेट्स ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीक्रेट्स का मामला है। लस्ट, काम वासना कि शराबखोरी में मेरे ऐसे ऐसे धंधे थे, अगर गलती से मेरे स्पॉन्सर ने अगर मेरे घर में बता दिया तो मैं तो घर से बाहर। लेकिन इसको बोला गया स्पिरिचुअल स्पॉन्सर अगर है। कल की बात थी, कुशन वी और लकी यस, इन्होंने एक सर्वाइवल ग्रुप है मुंबई में, वहां पे शेयरिंग कर रहे थे। उन्होंने स्पिरिचुअल स्पॉन्सर की बात की है। अगर आध्यात्मिक स्पॉन्सर है तो मैं, अगर मेरे जितने भी सीक्रेट्स है, क्योंकि 5वें कदम में मुझे सीक्रेट्स बताना है, क्योंकि ये सबसे रीढ़ की हड्डी का मामला है। ये तो दारू आना ही है। अभी परसों के दिन मैंने एक मीटिंग में सुना कि 33 साल के बाद में भी शराब हाथ में आ गई। मैं बोला बाप रे। तो प्रोग्राम क्या है, इसलिए बोला बिल साहब ने कि द अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर। केवल और केवल दारू से दूरी का ये प्रोग्राम नहीं है। सोबराइटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल। केवल और केवल शराब से दूरी का ये प्रोग्राम नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि भाई हाउ टू डिटैच, मेरे को डिटैच करना पड़ेगा 3 चीजों के ऊपर में। लस्ट, पाईबाजी के ऊपर में मेरे को काम करना पड़ेगा। जो भी मैंने शराबखोरी में कर्मकांड किया था, क्या आज भी जैसे के वैसे है, या तो अभी सोबराइटी में घर की मुर्गी दाल बराबर। कहीं बाहर ऐश्वर्या राय तो नहीं दिख रही है। आज मैंने एक जगह 5वां कदम शेयर किया है ग्रुप में, मैंने यही शेयरिंग किया था कि अभी जो मेरे हिस्से में जितना भी आया हुआ है वो सब कच्चा चिट्टा मुझे बयान करना है। वो एक बार में नहीं होगा, बार बार करना पड़ेगा, तब मैं अंदर से हल्का हो जाता हूँ। हलाली दुनिया भर की, आलस से लालच मेरी, इसके ऊपर में मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। घमंड, ये मेरा अपेंडर बन, तेरे बाप की पिता हूँ क्या। किसी ने बोल दिया अरे दिलीप तो अच्छा आदमी है, लेकिन यार तेरी दारू अच्छी नहीं है यार। नहीं नहीं, तेरी बाप की भी रहो क्या, तू मेरा बिल दे रहा क्या। बताओ साला, वो अच्छे के लिए बता रहा है कि बुरे के लिए बता रहा। ये मेरी प्रवृत्ति यानी सेल्फ इंस्टिंक्ट को मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। और ये प्रोग्राम मेरे नेचुरल, जो नैसर्गिक प्रवृत्ति के अगेंस्ट में जाता है। ये प्रोग्राम है पूरा
मेरी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है, नेचुरल डिजायर बोला गया, सेल्फ इंस्टिंक्ट बोला गया, तो मेरी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति के विरुद्ध ये प्रोग्राम मुझे बताता है। तो इतना आसान है क्या कि मैं मेरे सीक्रेट बता दूंगा किसी के सामने? लेकिन विश्वास आता है बहुत सारे, आप लोग बहुत सीक्रेट तो मेंटेन करने वाले हैं। तो मैंने भी मेरे स्पॉन्सर के सामने पूरा नेकेड हो गया कि भैया मेरी आध्यात्मिकता को तोड़ने वाली सबसे बड़ी चीज क्या है। तो मैं पढ़ा कि भाई मटेरियलिज्म कीप्स अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। भौतिकता ये मेरी आध्यात्मिकता को तोड़ डालती है, क्योंकि पैसा आने के बाद में मेरे सब तल्ले हैं, मैं तो सबको जेब में रखता हूँ। ये भावना मेरी, दूसरों को हीन समझना और अपने आप को ओवर वैल्यू, ज्यादा की वैल्यू देना, आई एम डिफरेंट, ये वाली लैंग्वेज, ये लेके मुझे डूब गई। ग्रैंडियोसिटी भयानक। तो जब तक मेरे बेसिक इंस्टिंक्ट है, यानी मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, इसको मुझे पहले कोड़े मारना है। ये शेरफ ने बड़ा वास्तव बोला है, कोड़े मारना पड़ता बोले उसको, यानी जूते। तो जब तक मेरे घमंड को नम नहीं करता हूं मैं, या कम नहीं करता हूं, मेरे अंदर में आध्यात्मिकता बिल्कुल एंट्री नहीं होंगी। आध्यात्मिकता का मतलब सीधा सीधा है कि भाई विनम्रता मेरे अंदर में आई क्या। हमारा अप्रैल महीने का डेली रिफ्लेक्शन है, दैनिक चिंतन, वहां पे लिखा है कि स्पिरिचुअल रिकवरी यानी क्या। एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज, एक ही लाइन में लिखा है, स्पिरिचुअल रिकवरी, आध्यात्मिक प्रगति यानी क्या। तो वहां एक ही लाइन में लिखा है विनम्रता और जिम्मेदारी। आध्यात्मिक प्रगति के बारे में ये लिखा है विनम्रता और जिम्मेदारी। मैं घमंडी आदमी था, मेरे अंदर में कहा थी विनम्रता, मैं किसी की सुनने की लायकी थी मेरी नहीं। ज्ञानी होने का भ्रम। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी मूर्खता में नहीं है। ये जो ज्ञानी होने का जो भ्रम है, ये उसकी मूर्खता है। ये इधर आने के बाद में आपको निरंतर सुनते रहने से रियलाइज हुआ। तो प्रोग्राम रियलाइज करने का है, आध्यात्मिकता को रियलाइज करने का है। तो इसके ऊपर में मुझे काम करना निरंतर पड़ेगा, क्योंकि एक बार नहीं होगा। क्योंकि मसला यह है कि मैंने ऐसा प्रभाव कर दिया था, या दुनिया का मेरे ऊपर में ऐसा प्रभाव हो गया था कि मैं जो बोलता था सारी चीजें सही है, यानी किसी के बाप को सुनने की नहीं। औरत भी अगर अच्छी चीज बता रही होंगी तो भी मुझे उसकी सुनना नहीं है। क्यों? कि भाई आई एम द मास्टर एंड आई टीच एवरीवन। मैं सबको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं कमाए वाला हूँ, मैं बहुत फलाना हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे अंदर में थी, यानी ग्रेजुएसिटी, दिखावे का बड़प्पन, और अपने आप को ओवर वैल्यू देता था, ज्यादा का, सबसे ज्यादा का वैल्यू। तो इससे मेरी आध्यात्मिकता पूरी खत्म हो गई थी, यानी सहनशीलता रत्ती भर नहीं थी, काबिलियत पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी, और दूसरों के प्रति हीन भावना। और मेरी महत्वाकांक्षा ये बोलती थी, सेल्फ इंस्टिंक्ट, कि नहीं, यू आर ऑलवेज राइट। ये भ्रम था। ये भ्रम को तोड़ने का काम ये 12 कदम में किया। अगर केवल मैं मीटिंग में आ रहा हूं और बीमारी और रिकवरी सुन रहा हूं, तो मैं दारू से तो दूर रह सकता हूं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि दारू छोड़ने का ये प्रोग्राम नहीं है। द अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर। सोबराइटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल, ये क्लियर लिखा है। तो फिर मसला क्या है? तो 12 कदम में केवल आधे कदम में पहले में शराब का रेफरेंस आया है, 11.5 कदम में नहीं है। जब 11.5 कदम में शराब का रेफरेंस नहीं है तो मसला क्या है? तो आप लोगों से सुनते रहने से और थोड़ा बहुत किताब को, लिटरेचर को पढ़ते रहने से एक बात रियलाइज हुई कि आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। मैं नशे का गुलाम, लती, लाचार, बेबस मानसिक रूप से नहीं हूं। तो फिर मसला क्या है? आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी, नॉट एक्सेप्ट।
मैं मेरी वास्तविकता को मानता ही नहीं। आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी। मतलब मैं मेरी सच्चाई है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। और मेरी सच्चाई क्या है? मैं बेईमान हूँ, मैं कमीना हूँ, मैं घमंडी हूँ, मैं खुनशी हूँ, खुन्नतबाज हूँ, मैं गुस्सेल हूँ। मैं तो इसको मानता ही नहीं। ये है मेरे 5वें कदम के डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर में, जिसको मैंने कबूली दिया। और जब कबूली देने का, क्योंकि 5वां कदम कन्फेशन का है ना, कन्फेक्शन, मुझे कबूली देना ही पड़ेगा। नहीं तो बिग बुक में इतने सारे क्यों उदाहरण है? 5 साल के बाद में दारू हाथ में आ गई, 10 साल के बाद में हाथ दारू हाथ में आ गई, 25 साल के बाद में आ गई, और अभी मैंने 2-3 दिन पहले सुना 33 साल में दिल्ली में दारू हाथ में आ गई। तो मतलब मैं बॉटल जेब में लेके घूम रहा हूँ। इसलिए सोब्राइटी और रिकवरी में यही फर्क बताया जाता है आप लोगों से, मैं सुनते रहता हूँ। सोब्राइटी यानी क्या? दारू से दूरी। रिकवरी का मतलब होता है प्रोफाउंड चेंज इन अवर ऑल अफेयर्स। मुझे पूर्णतः प्रोफाउंड चेंज इन अवर ऑल अफेयर्स, संपूर्णतः बदलाव के प्रोसेस में मुझे आना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी खतरनाक बीमारी है इमोशनल। ये भी बड़ी खतरनाक भावनात्मक बीमारी मेरी खतरनाक, बार बार उफान मारती है। और मेरे जो बड़े बड़े जो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, स्वभाव दोष, इसके ऊपर भी मुझे काम करना पड़ेगा। नहीं तो मेरे हाथ में कभी भी शराब आ सकती है। फिर जैसे जैसे मैं आगे के कदम भी करता हूँ तो एक मन शांति आती है। जो मैंने कभी किसी को माफ नहीं किया, माफी नहीं मांगा, 8वां 9वां कदम है, तो मेरा फिर वो जो हिस्सा है वो भी निकल जाता है। और वो निकलने के बाद भी मैं अपने आप को पीस यानी शांति, सुखमय, एक खुशनुमा महसूस करता हूँ। मेरे अंदर में धीरे धीरे 12 कदम करते रहने से मैं माफी मांगने लगता हूँ, माफ करना सीखता हूँ। और सबसे बड़ी बात है ह्यूमिलिटी और हम्बल होता हूँ मैं। मेरे अंदर में एक ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है, हम्बल होता हूँ मैं। और एक अच्छी धारणा आती है मेरे अंदर में। जो निरंतर जीवन था वो भी हमारे बिग बुक में लिखा है, एक वैफल्यग्रस्त जीवन और निरंतर जीवन, जो किसी के काम का नहीं था जीवन, कोई पर्पज ही नहीं था जीवन का, कोई उद्देश्य ही नहीं था, ऐसा जीवन में जी रहा था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जो आप लोगों को निरंतर सुनते रहने से और 12 कदम की प्रैक्टिस करते रहने से मेरे घमंड को नम और कम करने के लिए 12 कदम, जिसके वजह से मेरे अंदर में एक ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है, नम्रता आती है, मैं सुनने लगता हूँ और मैं एक हम्बल बनता हूँ। और साथ ही साथ एक आत्म शांति आती है। और एक जो मानसिकता में जो प्रेजुडाइज रहते हैं मेरे वाले, यानी पूर्वधारणा, क्योंकि पूर्वधारणा निकाले बगैर मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि वो वही मैं खोदते रहूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पूर्वधारणा को मैंने निकालना चालू किया, ऐसा है क्यों, वैसा है क्यों। और एक आखिर में जैसा धीरे धीरे मेरा अहंकार का खच्चीकरण होता है, मेरा घमंड का खच्चीकरण होता है, मेरे भौतिकता का खच्चीकरण होता है, मैं थोड़ा सा अभाव में जीने लगता हूँ, तो एक साक्षी भाव आ जाता है। यानी साक्षी भाव का मतलब जो सत्य है वो सत्य के प्रति मैं जागरूक होता हूँ कि यार रियलिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मेरा चरित्र क्या है, ये सारी चीजें दिखने लगती है, ट्रांसपेरेंट दिखने लगती है कि मैं हु आई एम, मेरी औकात क्या है, हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी औकात क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं कौन हूँ, सब पता चलता है। एक साक्षी भाव आता है कि यार सही को सही और गलत को गलत। पहले ऐसा नहीं था, कोई साक्षी भाव नहीं था मेरे अंदर में। यानी एक निर्णय पे आता हूं मैं, एक ऐसे निर्णय पे आता हूं मैं कि ऐसा रियलाइज होता है फिर मेरे अंदर में कि नहीं, कि यार अभी तक जो भी मैंने बुराई किया लोगों की, क्योंकि एक तो पहले ही डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर और ऊपर से साला मैं जजमेंट दे रहा हूँ। किस टाइप का आदमी हूं मैं? दुनिया भर के स्वभाव दोष मेरे अंदर में, और ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ? जज कर रहा हूँ दूसरे को। ये कौन सी मेंटेलिटी मेरी? अरे एक तो मैं कमजोर हूँ, मेरे अंदर में कोई लायकी नहीं है,
और मैं जज भी कर रहा हूँ, और डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर दुनिया भर के। किस टाइप की मानसिकता मेरी बनी होंगी? तो ये प्रोग्राम जिंदगी और मौत का है मेरे लिए। जिंदगी और मौत का ये मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं कोई ओल्ड टाइमर नहीं हूँ। मैंने 7-8 साल में थोड़ा सा, विजय भाई अभी है यहाँ पे, उनके साथ में मैं घूमता हूँ, थोड़े बाहर वगैरह लेके जाते वो लोग, पहले से मैं उनसे जुड़ा हूँ। तो कितने लोगों को मैंने फांसी पे लटकते हुए देखा है, सुसाइड करते हुए देखा है, हॉस्पिटल में देखा है, घाटों में देखा है, पागल खानों में देखा है, जेल में देखा है। जिंदगी और मौत का ये प्रोग्राम है मेरे लिए, क्योंकि मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है, एक आध्यात्मिक लेवल के करीब करीब, क्योंकि ये सादी बात नहीं है। ये आध्यात्मिकता सादी सरल बात नहीं है। मुझे संत नहीं बनना है, ओल्ड टाइमर बोलते हैं, क्योंकि बहुत मेरे विचारों से बहुत कुछ आगे निकल जाती है। ये आध्यात्मिकता वाला मामला है, क्योंकि बिल साहब को जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, बिल की कहानी में लिखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि उनको किस टाइप की आध्यात्मिक जागृति हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और एक उसके बाद में निकल के आया है फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस। वो कैसे बिल साहब चौथे आयाम तक चले गए, अस्तित्व का चौथा आयाम की बात करते हुए। ये बहुत गहन विषय है। तो वो चौथे आयाम की बात करते हैं बिल स्टोरी में, कैसे उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई और चौथे आयाम तक वो निकल गए। और जो कैटापुलेट की जो बात करती है, यानी गुल्लर से निकली हुई जो गोली, और उनकी जिंदगी में एक नया प्रभाव, एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम किस टाइप से हुआ, ये आप सभी को मालूम है। तो ये जो बोला गया है कि सबसे पहले आध्यात्मिक रिकवरी, उसके बाद में ही भौतिक रिकवरी, लेकिन विषय जो था कि आध्यात्मिक प्रगति के बगैर मेरी सुधारना हो नहीं सकती। मेरी जो सुधारना मुझे करना है, रिकवरी सुधारना है, रिकवरी अगर मुझे सही मायने में करना है, जो अल्कोहलिक एनोनिमस को अभिप्रेत है, तो अगर मैं ये 12 कदम, 12 के 12 कदम मैं मेरे जिंदगी में अगर लागू करता हूँ, यानी जीता हूँ, जीना है, ये प्रोग्राम को जीना है स्पॉन्सर के माध्यम से, तो डेफिनेटली तो सुधारना के लिए, अच्छी सुधारना जो अल्कोहलिक एनोनिमस को अभिप्रेत है, एक आध्यात्मिक प्रोग्राम दिया गया 12 कदम का। ये 12 के 12 कदम मैं मेरी जिंदगी में अगर मैं लागू करता हूँ, तो मेरे अंदर में जो हीन भावना है वो निकल जाती है, डर निकल जाता है, दूसरे के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो निकल जाता है, मेरे अंदर में जो खुन्नस रहती है वो निकल जाती है, सहनशीलता आती है, घमंड कम हो जाता है, और धीरे धीरे जो शुरुआत के जो दौर था मेरा 6वीं 7वीं 8वीं, एक किसी को तकलीफ नहीं देने वाला, यानी मेरे वजह से किसी को दर्द महसूस ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, जब में यानी किसी को दर्द ना हो, मेरे वजह से किसी को पीड़ा ना हो, कोई आहत ना हो, इसका यही एक भाव है। अगर मैं इस ओपन मीटिंग में कुछ चीजें शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे स्पॉन्सर के सामने शेयर करना पड़ता है, लेकिन ये प्रोग्राम के प्रति एक क्रेविंग आ गई मेरे अंदर में। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा अकेलापन दूर हो जाता है। मैं पागल इंसान था, मेरा अकेलापन दूर हो गया, एक अच्छी क्रेविंग आने लगी है। और दूसरा एक सेंस ऑफ ब्लूमिंग बोला गया, एक आभार, जैसे पहले मीटिंग में नया भाई आता है उसके लिए तालियां बजती है, बड़ा अच्छा लगता है, एक अलग ग्रेटिट्यूड आता है। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर में नहीं थी दोस्तों, और मेरा यहाँ पे ईगो का क्रैश होना चालू हो जाता है। और फिर ईगो, एक बार मेरा ईगो का, यानी 12 कदम ईगो डिप्लेशन, यहाँ पे मेरा ईगो का क्रैश होना चालू हो जाता है, और मेरे अंदर में एक ह्यूमिलिटी, यानी एक विनम्रता बोलते हैं जिसको, नम्रता आना जब चालू हो जाता है, तो ये 12 कदम मुझे 12 प्रिंसिपल जो अल्कोहलिक साइंस ने जो दिया है, तो तब मेरा एक क्लियर रिकॉग्नाइजेशन, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्या था, क्लियर रिकॉग्नाइजेशन, यानी मेरी खुद की औकात, मेरी खुद की वास्तविकता मेरे सामने आती है कि मैं कौन था, मैं कैसा था, और मैं क्यों था, यानी सीधा सीधा मेरी औकात का पता चल जाता है, मेरी
लेवल का पता चल जाता कि मेरा चरित्र इस प्रकार का क्यों बना था, ऐसा इस टाइप की मेंटेलिटी वाला इंसान में क्यों बना था। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल आईने के समान ट्रांसपेरेंट मुझे दिखने लगती है और एक साक्षी भाव आ जाता है। एक शेरर ने बोला है कि दृष्टा भाव बोलते हो, यानी मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस प्रकार का मेरा चरित्र है, ये मेरे सामने आ जाता है। और जब मैं 12 कदम स्पॉन्सर के माध्यम से प्रैक्टिस करने लगता हूँ तो ये जो स्पिरिचुअल रिकवरी यानी आध्यात्मिकता धीरे धीरे मेरे अंदर में, यानी मैं वास्तविकता को स्वीकार करने लगता हूँ। सीधी सीधी बात, एक लैंग्वेज में मैं कबूल करता हूँ मेरी सच्चाई, और मैं वास्तविकता में एक मेरे अंदर में वो भाव आता है कि भैया अभी मैं कैसा था शराबखोरी में, केवल शराबी तो था ही था, लेकिन ये जो मेरे स्वभाव दोष थे, ये स्वभाव दोष मेरे 5वें कदम में मुझे कन्फेशन किया मैंने, और मेरी औकात क्या थी, मैं किस टाइप का आदमी था, ये सारी चीजें मेरे अंदर में दिखना चालू हो जाती है। और फिर स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता की जो लेवल है उसको मैं जीने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर के ऊपर में जब जैसे जैसे मैं काम करता हूँ वैसे वैसे मैं मेरा घमंड कम होता है, मेरी खुन्नस कम हो जाती है, मेरा चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, मेरे अंदर में जो लस्ट रहती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि डर का मामला है। तो ये सारी चीजें धीरे 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 जब कम होना चालू हो जाता है और मैं वास्तविकता में आ जाता हूँ, एक साक्षी भाव आ जाता है, और फिर मेरी वास्तविकता मुझे नजर आती है। और तब कहीं मैं ये जो प्रोग्राम को अभिप्रेत जो आध्यात्मिकता है उस रास्ते पे मैं चलने का केवल प्रयास कर सकता हूँ। तो विजय भाई, मेरा टाइम हो गया है। आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, मुझे इस विषय पर मेरे अनुभव कथन करने के लिए जो आप लोगों ने अवसर दिया, और आप सभी ने शांति से सुना, आप सभी भाइयों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। विशेष तौर पे विजय भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।